दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एनएफओ का क्विक रिव्यू करने वाला हूं। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है। एनएफओ का नाम है हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों इस एनएफओ का रिव्यू मैं खास करके इसलिए भी कर रहा हूं कि इसके पहले भी मैंने कुछ जो वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर बजट के पहले आने वाले पूरे फाइनेंशियल ईयर में कौन से सेगमेंट या सेक्टर्स पे हम ध्यान दे सकते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। रशिया यूक्रेन के बाद में मार्केट की क्या हालात हो सकते हैं, कौन से सेक्टर प्रॉमिसिंग बन सकते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। और हर एक वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने हाउसिंग और रियल एस्टेट सेगमेंट को इंक्लूड किया था। रीजन ये था कि ये सेगमेंट बहुत ही प्रॉमिसिंग रहने वाला है आने वाले साल में। और ये एनएफओ उस लिहाज से अगर देखा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों समझते हैं इस एनएफओ के बारे में, क्विक रिव्यू करते हैं कि किस तरह का एनएफओ है और हमारे लिए क्यों फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जो स्कीम नहीं, कुछ डिटेल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके गिनाए हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला, रियल एस्टेट सेगमेंट जो है इसकी प्रोबेबिलिटी है आने वाले कुछ सालों में 2030 तक $1 ट्रिलियन तक हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो सकती है या बन सकती है। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग छोटा सा मैंने जो एनालिसिस किया है वो मैं आपके सामने रखूं। आफ्टर कोविड ऐसे लग रहा था कि जब कोविड चल रहा था तब ऐसे लग रहा था कि हाउसिंग डेवलपमेंट या रियल एस्टेट सेगमेंट जो है वो फिर से 2008 से 2012 के बीच में जो एक स्टेग्नेशन या डाउन ट्रेंड में था उस तरह का दिक्कत हाउसिंग सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा। पर कोविड का इंपैक्ट हाउसिंग सेगमेंट के ऊपर निगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव हो गया। रीजन ये था कि कोविड के दौरान बहुत से लोगों ने जो रेंटेड रहते थे उन लोगों को बहुत से परेशानियां, बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। कोविड के दौरान उन्हें उनके घर से या जो भी रेंटेड घर से और घर पे रहते थे वो उन घरों से वो जो भी हाउस ओनर्स थे उन्होंने निकाल दिया। बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी परेशानियां उन लोगों को जिनके खुद के घर नहीं है उनको फेस करनी पड़ी। और इसका इम्पैक्ट जो है आफ्टर कोविड पॉजिटिव देखने के लिए मिला। लोग ज्यादा से ज्यादा खुद के घरों के लिए कोशिश करने लगे और हाउसिंग सेगमेंट या हाउसिंग जो रियल एस्टेट सेगमेंट है वो फिर से बहुत ही स्ट्रांग होने लगा। ये एक रीजन है कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर और ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। इसके अलावा अगर 2025 तक देखा जाए तो ओवरऑल जीडीपी के अंदर 13% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हाउसिंग सेगमेंट का हो सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2025 तक 2025 तक 525 मिलियन और 2036 तक 600 मिलियन अर्बन एरियाज के अंदर जो इंडियंस है वो खुद को शिफ्ट या माइग्रेट करते हुए दिख सकते हैं। अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरीकरण है वो दोस्तों बढ़ रहा है। हाउसिंग सेल्स का जो वॉल्यूम है वो ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 1 से 13% का इसमें ग्रोथ है। इस तरह से और खास करके गवर्नमेंट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। हम सभी लोगों को पता है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रमोट कर रही है और उसका भी इम्पैक्ट इस सेगमेंट के ऊपर बहुत अच्छा हो रहा है। अब दोस्तों समझते हैं कि ओवरऑल जो ये सेक्टर आने वाले दिनों में इतना प्रॉमिसिंग मुंह दिखा सकता है उसके क्या क्या खास रीजन है। एक अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ है जो कि हमारी बहुत ही तगड़ी है दोस्तों, उसका इम्पैक्ट इस सेगमेंट पे पॉजिटिव होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन हो रहा है। अगर एशियन अदर कंट्रीज के मुकाबले हमारी कंसिडर किया जाए तो हम अर्बनाइजेशन में अभी हमने ग्रोथ या हम कहते हैं स्पीड पकड़ी है। तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है। इसके अलावा वेल्थ इफेक्ट और अफोर्डेबिलिटी, आज की डेट में दोस्तों हाउसिंग सेगमेंट में ये जो घर हम देख रहे हैं अफोर्डेबिलिटी वो बहुत ही सस्ते दामों में और अच्छे दामों में मिल रहे हैं। इसके अलावा ओवर सप्लाई गेटिंग डाइजेस्टेड, इसका मतलब होता है दोस्तों 2008 से 2012 के बीच में सब प्राइम कॉस्ट की वजह से जो दिक्कत पैदा हुई थी, ओवर सप्लाई हुआ था इस सेगमेंट के अंदर, वो अब कम हो चुका है। मतलब आप कंसीडर कर सकते हो कि डिमांड और सप्लाई एक ही लाइन में या एक ही स्पीड में चल रहे हैं। इसके अलावा इजी फाइनेंस अवेलेबल हो सका है। दोस्तों आज तक का सबसे लोएस्ट रेट पे जो हाउसिंग सेगमेंट में बैंकिंग सेक्टर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो अभी चल रहा है दोस्तों। इसके अलावा रीजनेबल वैल्यूएशंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे अभी मैंने आपसे कहा ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ये और इसके अलावा कैपेक्स, दोस्तों 35% तक कैपेक्स को बढ़ाया गया है जिसका इम्पैक्ट इस सेगमेंट के इसके ऊपर सबसे ज्यादा होने वाला है। इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने कहा है दोस्तों कैपेक्स का इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेगमेंट पे सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है और लिक्विडिटी है उसको अगर सक करना है
तो रियल इस्टेट और ऑटो सेक्टर ये सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री या इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल अगर इस स्कीम की बात की जाए तो इस स्कीम के जरिए जो हमसे पैसा लिया जाएगा वो कहां कहां इन्वेस्ट होगा या डाइवर्सिफाई हो सकता है हाउसिंग सेगमेंट के अंदर। तो यहां दोस्तों हम देख सकते हैं हाउसिंग से रिलेटेड सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्रीज या कंपनीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज, मतलब जो घर को जो भी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं उनसे रिलेटेड जो कंपनीज है वो भी ग्रोथ करेगी। पेंट कंपनीज दोस्तों ऑब्वियसली ग्रोथ करेंगी। स्टील इंडस्ट्री, इसके अलावा होम अप्लायंसेस वाली इंडस्ट्रीज और सैनिटरी वेयर वाली इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो हमारे पैसे हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। दोस्तों म्यूचुअल फंड ही क्यों, इसके ऊपर मैंने सेपरेट बहुत से वीडियो बनाए हैं, आप मेरे म्यूचुअल फंड के प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हो। सर खास करके मैं यहाँ जोड़ दूं दोस्तों इसलिए कि अगर मुझे डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे पास एक अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर की इन अलग अलग सेगमेंट की अच्छे से अच्छे कंपनियों में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे पास एक अच्छा कैपिटल होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पर आप ध्यान दीजिए म्यूचुअल फंड करता क्या है, आपके मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से जो मनी है उसे इकट्ठा करता है, एक पूल मनी क्रिएट करता है। कंसिडर करें मेरे खुद की कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की एक महीने की 10,000 रुपए, और 10,000 में मैं क्या अच्छे से अच्छे कंपनियों को डाइवर्सिफाई कर पाऊंगा या उनके शेयर खरीद पाऊंगा। पर जब मैं म्यूचुअल फंड के पास ये देता हूं तो म्यूचुअल फंड के पास एक पूल मनी क्रिएट होता है। कंसिडर कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड के पास एक 500 करोड़ का पूल मनी क्रिएट हुआ, तो म्यूचुअल फंड उसे अलग अलग अच्छे से अच्छे 10 कंपनियों में डाइवर्सिफाई कर सकता है, जो कि यहां ओवरऑल देखा जाए तो 6 अलग अलग सब सेगमेंट जो हाउसिंग सेक्टर के आते हैं वहां उसे डाइवर्सिफाई किया जाएगा और उससे मुझे रिटर्न मिलेगा दोस्तों, जो मुझे बेनिफिट होगा। मेरे खुद के अकेले के पैसे से उतना बेनिफिट पॉसिबल नहीं था, पर ये जो कॉमन पूल मनी क्रिएट हुआ इसके वजह से मैं एक अच्छी से अच्छी 10 अलग अलग कंपनियों में या 6 अलग अलग सेगमेंट के अंदर उसे डाइवर्सिफाई कर पा रहा हूं। इसलिए म्यूचुअल फंड ना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, छोटे इन्वेस्टर्स और सबके लिए, वैसे देखा जाए तो सबके लिए बहुत ही कारीगर इन्वेस्टमेंट है। और ये सेगमेंट दोस्तों आने वाले दिनों में जो रनिंग है इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री परफॉर्म करने वाली है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। या हाउसिंग अपॉर्चुनिटी लिटरली एक अपॉर्चुनिटी है। अब अगर ओवरऑल स्कीम की जानकारी ली जाए दोस्तों तो क्या क्या है इस स्कीम के अंदर, यह स्कीम कब से कब तक चलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखी जाए स्कीम की तो इस स्कीम को कौन मैनेज करेगा, फंड मैनेजर कौन है। दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का है इनिशियली, और 1,000 के मल्टीपल में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप उसमें और जोड़ सकते हो। इसके अंदर कोई एंट्री लोड नहीं है, कोई आपको चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। एग्जिट लोड का क्राइटेरिया समझ लीजिए, एग्जिट लोड का मतलब होता है आप जब म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर रहे हो, बेच रहे हो, तब आपको जो चार्जेस लगाए जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर, आपने जब अभी खरीदा है एनएफओ के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप इसे सेल कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, तो एग्जिट लोड 1% लगेगा। इसके अलावा कोई एग्जिट लोड अगर 1 महीने के बाद आप सेल करते हो तो नहीं लगेगा। फंड मैनेजर दोस्तों, इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के स्टार फंड मैनेजर हम जिन्हें कह सकते हैं एस नरेन सर और आनंद शर्मा सर, ये दो लोग इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। जो सबसे खास बात है दोस्तों इस स्कीम की, ये स्कीम बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि ये दो लोग बहुत ही अच्छे विजनरीज है म्यूचुअल फंड के अंदर। इसके अलावा इंडेक्स की बात की जाए तो ये जो फंड है वो निफ्टी हाउसिंग तियारा इंडेक्स को फॉलो करेगा। इसके अंदर एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है दोस्तों। और रिस्क की अगर बात की जाए तो ये हाई रिस्क वाला स्कीम है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये रिव्यू आपको ये स्कीम खरीदवाने के लिए नहीं है दोस्तों। ये स्कीम लिटरली अच्छी है और आने वाले दिनों में एक जो बढ़िया परफॉर्म करने वाला सेगमेंट है उससे रिलेट करने वाली है। हाँ पर एक बात है, सेक्टर फंड होने की वजह से ये हाई रिस्क फॉलो करता है, तो उसे भी आप कंसीडर करके चलिए दोस्तों। और ओवरऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक अच्छा एनएफओ है, एनएफओ के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होती है दोस्तों, क्योंकि हमें सिर्फ 10 रुपए का एनएफए मिलता है और आने वाले दिनों में उसे परफॉर्म करने के लिए बहुत ही अच्छा लिवरेज होता है। तो दोस्तों ये रिव्यू आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।